हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज जोशी आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी के यूट्यूब लाइव सेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और इस समय तो आप लोगों के लिए ढेर सारी जो है एक के बाद एक जो है खुशखबरियां आती जा रही है। और आप लोगों को पता है कि अभी जो है लगातार पोस्ट पे पोस्ट निकाली जा रही है। ऐसे में दोस्तों आपको जो लोग इस भ्रम में रहते हैं कि बस सिर्फ पोस्ट निकलती हैं बाकी इस पर कुछ नहीं होता है, वो लोग वास्तव में पिछड़ जाते हैं। क्योंकि अगर आप लोग देख रहे होंगे आप लोगों के बीच से ही आप लोगों के दोस्त ही जॉब में भी निकल रहे हैं, तो इसका कारण ये है कि जो पोस्ट आती है वो होती ज़रूर है, क्योंकि जो लोग निरंतर प्रयास करते रहेंगे वो उसमें सिलेक्शन लेकर जाएगा। अब जो इस धुन में रहेंगे कि नहीं यहाँ पर उत्तराखंड में तो भाई पोस्ट आती नहीं है, यहाँ पर बहुत पे लेट एग्जाम होता है, तो फिर आपका समय ऐसे ही बर्बाद होता चले जाता है। तो इससे बेहतर ये है कि आप ये मानकर चलिए कि एग्जाम होंगे, आप बस अपनी कमर को कस लीजिए। निरंतर लगातार अब आपको पढ़ना होगा, क्योंकि इस समय आप खुद सोच लीजिए कि उत्तराखंड में इतनी सारी वैकेंसी आई हुई है और अपना अपना जॉनर पकड़ लीजिए। जिन लोगों को लगता है कि हमें बंदी रक्षक की तरफ जाना चाहिए उन लोगों को उस हिसाब से अपनी तैयारी करनी चाहिए। जिन्हें लगता है कि वीडियो बीपीडीओ के लिए तैयारी वो उस तरीके से करे, पटवारी के लिए उस तरीके से, तो अपना पूरा खाका अभी से बना लीजिए। जहां कमजोरियां है लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा डेली। इस समय सब लोग इस कंपटीशन में इस समय लगातार बहुत तेज गति के साथ पढ़ रहे हैं। ऐसे में सिलेक्शन लेने के लिए आपको भी मजबूत होना पड़ेगा। बस थोड़ा सा निरंतर पढ़ते रहे तो आराम से सिलेक्शन लिया जा सकता है। और जो बाह्य इस समय सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि जो नकारात्मक पहलू है इन सभी पहलुओं से आप दूर होते चले जाइए। अब वो चाहे आपके सोशल मीडिया से हो, उनसे आप दूर हटिए। उन चीजों को पढ़ो मत जो नकारात्मकता आपको दिलाती है, उसे आप पढ़ो मत। क्यों पढ़ना है जब आपको पता है कि मैं इससे पढ़कर जो हूं टेंशन में जा सकता हूं, तो क्यों पढ़ना है आपको उसे। इसके अलावा जो आसपास आपका परिवेश है वहां पर जो आपको लगता है कि मुझे यहां से नकारात्मकता मिल सकती है, तुरंत वहां से हट जाइए। इस समय आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी होनी चाहिए, तभी आप बिल्कुल एक सही दिशा की ओर जा सकते हैं। ये मेरा आज आपके लिए संदेश है। इस समय आप जुड़ जाइए दोस्तों, लग जाइए। बाकी हम लोग शुरुआत कर देते हैं अपना जो हमारा रोजाना का है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं आपके आगामी परीक्षाओं के लिए। यानी कि जो 9 से 10 बजे हम लोग आपके बीच आते हैं उत्तराखंड और हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। आज भी दोस्तों आप लोग देखिए, हम लोग इस समय यानी कि उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 34 पर पहुंच गए हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 34 है, इसका जो आज पहला ही प्रश्न है ये आप लोगों को दोस्तों यहां पर दिख रहा होगा। आज का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। पहला है कि 1857 के संग्राम में कालू मेहरा के साथ कौन उत्तराखंडी शहीद नहीं हुआ था। जोर कहां पर देना है, ऐसे शब्दों में यहां पर देना होता है, वरना आप तहस में आकर जोश में आकर ये कर देंगे। आपको देखना है कि नहीं हुआ है, मतलब यहां पर जब कालू मेहरा जी, आपको पता ही है कि सन 1857 की जो क्रांति थी बहुत बड़ी क्रांति थी और इस क्रांति में पूरे भारत में अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया था। अब ऐसे में इसकी जो है जो ज्वाला थी वो उत्तराखंड में भी आकर भड़की। और आप लोगों को पता है दोस्तों, इसी समय अगर आप लोगों को एक चीज याद होगी, फांसी गधेरा। ये जो फांसी गधेरा है आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा। ये दोस्तों नैनीताल में है और फांसी गधेरा इसे इसलिए कहा जाता है, हालांकि यहाँ इससे पहले ही 1857 से पहले ही लगभग 1841 के आसपास यहाँ पर बसाव शुरू हो गया था, क्योंकि जो नैनीताल है हमारा वहीं पर फांसी गधेरा है, ताल के बिल्कुल तल्ली ताल के पास। तो वहां पर दोस्तों इस दौरान जब 1857 की क्रांति हुई तो पूरे वहां पर भी जो है बढ़ चढ़कर लोगों ने इसमें योगदान दिया। और ऐसे में दोस्तों जो इस दौरान कमिश्नर भी आपको याद रखना चाहिए हेनरी रैमजे थे। तो उस समय जिन लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा प्रयास किया विद्रोह करने का, उन लोगों को जाकर इस जगह पर फांसी दी जाने लगे लगातार। और यहाँ पर दोस्तों एक सुरंग भी प्राप्त हुई है। कहा जाता है कि वहां पर एक जेल भी थी इनकी, वहां पर फांसी देकर जो है अंदर सुरंग में फेंक दिए जाते थे ताकि किसी को पता भी नहीं चल पाए। तो इस घटना से कालू मेहरा ने बहुत बड़ी एक गुप्त संगठन इन्होंने बढ़ाया और बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी इसमें। तो इसी समय दोस्तों आपको याद रखना है जो आनंद सिंह फड़त्याल जी है, इसके अलावा बिशन सिंह करायत जी है और खुशी सिंह, इन दो को तो दोस्तों गोली से मार दिया गया था, यानी कि आनंद सिंह फड़त्याल और बिशन सिंह करायत जी को। इसके अलावा खुशी सिंह भी इस समय शहीद हुए। बस माधो सिंह भंडारी आप जानते हैं ये इस दौरान शामिल नहीं थे, ये हमारे बहुत बाद के हैं, 1930 के दौरान के हैं जब इन्होंने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी दोस्तों। तो इस तरह से आपको इनमें से बताना था कौन नहीं, माधो सिंह भंडारी। बाकी ये सारे के सारे इसमें राइट आंसर है और इस तरह से आपको ये थोड़ा सा पढ़ भी लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है यहाँ पर।
अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा, अगला क्वेश्चन है, इस समय मैंने ज्यादातर क्वेश्चन आज जो मैंने सभी क्वेश्चन जो लाए हैं वो एक तरह से उत्तराखंड में जो अंग्रेजों के समय या फिर उत्तराखंड के लिए जो मांग हुई उस दौरान जो भी घटनाएं हुई उनसे क्वेश्चन लाए हैं। अगर कभी समय हो तो मैं आपके लिए इस दौरान एक 100 प्रश्नों का भी लेकर आऊंगा, पूरा इस समय जो उत्तराखंड की जो स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका है या फिर जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो यहाँ पर कई घटनाएं हुई उन पर भी मैं एक वीडियो अवश्य लाऊंगा। तो आज के क्वेश्चन भी वहीं से जुड़े हुए हैं, देख लीजिए। डिबेटिंग क्लब की स्थापना सन 1870 में कहां पर की गई थी? डिबेटिंग क्लब पूछा है, 1870 है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ऑप्शन में दिया है अल्मोड़ा, हल्द्वानी, चंपावत, बागेश्वर। फटाफट से अपना कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहे और जो लोग यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन है अल्मोड़ा के साथ जा रहे हैं वो दोस्तों बिल्कुल सही जा रहे हैं। डिबेटिंग क्लब आप सभी को पता है 1870 में इसको स्थापित किया गया था अल्मोड़ा में और बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उस समय इसे एक तरह से क्षेत्रीय जो समस्याएं थी उसको सामने लाने के लिए और उसका निदान करने के लिए इसको बनाया गया था। बाद में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी इस डिबेटिंग क्लब में। ठीक है, एक साल बाद 1871 में अल्मोड़ा अखबार भी निकाल दिया था इन्हीं लोगों ने। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन, हैप्पी क्लब। हैप्पी क्लब आपको भी पता होगा कि हैप्पी क्लब की स्थापना ये भी अल्मोड़ा में हुई थी, लेकिन कब की गई थी? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है 1902 में, 1903 में, 1904 में, 1905 में। फटाफट से कमेंट बॉक्स में। अब देखिए आपकी रफ्तार दुगनी होनी चाहिए भाई, पेपर के लिए कम समय है, उससे ज्यादा आपकी रफ्तार यहां पर होनी चाहिए प्रश्नों में। सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं है, बस थोड़ा सा प्रश्न को अच्छे से पढ़े और उसके बाद फिर तुरंत आप लोग जवाब दें। यहां पर दोस्तों जो लोग जा रहे होंगे यानी कि ऑप्शन बी में 1930 के साथ वो जा रहे हैं बिल्कुल सही, क्योंकि 1903 में ही हैप्पी क्लब की स्थापना की गई थी अल्मोड़ा में। और इसकी स्थापना दोस्तों यानी कि हमारे जो हरगोविंद पंत है और गोविंद वल्लभ पंत जी, इन दोनों के द्वारा इसकी स्थापना, बाकी इसमें और भी अन्य लोग थे परंतु दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रही दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है हमारे पास कि देहरादून में किस क्रांतिकारी ने, यहां पर देख लीजिए अंडरलाइन करके, कि लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई थी, है ना। देहरादून में किस क्रांतिकारी ने लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई थी? ऑप्शन देखिए, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। तो इनमें से आपको एक जवाब बताना है और फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपने जवाब लिखते रहे। और जो लोग जा रहे होंगे यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ, रास बिहारी बोस जी के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं दोस्तों। ये रास बिहारी बोस वही है जिन्होंने देहरादून में FRI में इन्होंने बतौर क्लर्क जॉब भी की थी यहाँ पर, और जॉब करने के पश्चात बाद में ये जो है क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गए थे। तो इन्होंने क्या किया था कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1911 में जब यहाँ पर जॉर्ज पंचम जी आए थे तो उस दौरान यहाँ पर भारत के जो गवर्नर थे वो लॉर्ड हॉर्डिंग थे, जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड हॉर्डिंग थे। तो उसी समय लॉर्ड हॉर्डिंग ने भी एक मार्च पास्ट नहीं जैसे निकालते उस तरह से ये निकल रहे थे अपने जत्थे के साथ। तो इन लोगों ने यानी कि रास बिहारी बोस ने देहरादून में पूरा एक योजना बनाया था कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इनके ऊपर बम फेंकेंगे। और उसमें फिर चुना किसे था? बसंत कुमार विश्वास जी को चुना था कि वो बम फेंकेंगे। और दोस्तों बम फेंका भी गया था, तो दुर्भाग्यवश ये सफल नहीं हो पाए थे क्योंकि हॉर्डिंग जी इसमें बच गए थे। और बाद में फिर आपको ये भी पता होगा कि उसी रात को रास बिहारी बोस वापस देहरादून पहुंचे और किसी को ये तक भनक नहीं लगी कि रास बिहारी बोस ने ये इतना बड़ा षड्यंत्र रचा था। और इसके अलावा अगले दिन देखिए इनका जज्बा, तो देखिए इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद भी फिर अगले दिन इन्होंने यहाँ पर एक आम जनसभा बुलाई और इस घटना की निंदा की थी, है ना। तो बाद में फिर ये यहाँ से, ये वही शख्स है जो यहाँ से फिर, क्योंकि इनके ऊपर फिर ये केस आ चुका था, तो बाद में ये यहाँ से भाग कर निकल गए थे जापान, सिंगापुर, जहाँ पर इन्होंने आज़ाद हिंद फौज इंडिपेंडेंस लीग जैसी की स्थापना भी की थी। ये वही शख्स है दोस्तों। तो आपको याद रखना है, इस तरीके से आजकल अलग अलग तरीके से प्रश्न बन रहे हैं घुमा घुमा के। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन हमारे पास, और पांचवा क्वेश्चन है कि कुमाऊं कांग्रेस का गठन कब किया गया? सिंपल से क्वेश्चन है, ये फैक्ट वाले हैं और आप लोगों को कुछ भी नहीं सोचना है भाई कुमाऊं कांग्रेस में क्या समझना है, आपको कुछ भी नहीं है ना, इसमें आपको लिखना थोड़ी है, ये फैक्ट है और फैक्ट में आपको कोई भी देरी नहीं होनी चाहिए, एकदम से जवाब लगने चाहिए। भाई पूछा है कि कुमाऊं कांग्रेस, इतना है ये कुमाऊं कांग्रेस वाला क्वेश्चन। इसका गठन कब किया गया? गठन पूछा 1916, 1926, 1912, 1914। और आप लोग जो जा रहे होंगे यहाँ पर दोस्तों यानी कि 1912 ऑप्शन सी के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे होंगे क्योंकि कुमाऊं कांग्रेस का गठन 1912 में ही किया गया था। अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन, यानी कि देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? वैसे उत्तराखंड में इसे 1914 माना जाता है, लेकिन देहरादून पूछ रहा है कि इसकी शाखा जो एक स्थापित की गई थी वो कब स्थापित की गई थी।
ऑप्शन में आपके सामने 1918, 1916, 1926, 1927 और आप लोगों को यहीं पर अपना जवाब देना है और सिंपल सा क्वेश्चन है, पेपर में भी आ चुका है। जो लोग जा रहे हैं यानी कि ऑप्शन ए के साथ 1918 के साथ, वो जा रहे हैं बिल्कुल सही। 1918 में देहरादून में होम रूल की शाखा स्थापित की गई थी और इसी तरीके से आप इसको याद रखेंगे। मेरी आवाज आपके कानों तक जानी चाहिए। अगर आप पूरा मात्र हम लोग जो है 40 मिनट के आसपास का ये वीडियो बनाते हैं और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं, तो इस समय आपकी एकाग्रता बहुत जरूरी है। हमारे शब्द आपके कानों में गूंजने चाहिए, क्योंकि अगर आपके कानों में गूंजेंगे, आप ध्यान से सुनेंगे, तो मैं पूरा विश्वास करता हूं आपको ये सारा वैसे ही याद हो जाएगा। आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसे रटने की। तो थोड़ा सा सुनिएगा और थोड़ा फोकस कीजिएगा कि मैं किस प्रकार से हाथ चला रहा हूं, किस प्रकार से क्वेश्चन को बोल रहा हूं। आपको एज ए टिक अगर आ गया तो आपको दिमाग पे ये दिखेगा, वहां पर समझ गए आप। तो थोड़ा सा लाइव रहने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन। 7वां हमारे पास है कि कुमाऊं परिषद का जो तीसरा अधिवेशन है, इस तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। मैंने पहले ही आपको कुमाऊं परिषद के जो अधिवेशन है पूरे डिटेल से 6 अधिवेशन पिछले किसी वीडियो में बताई है, जो 34 पार्ट चल रहा है इन्हीं में। तो वहां पर अगर अच्छे से देखा होगा तो आप समझ गए होंगे ना। बार बार मैं इन चीजों को आपको नहीं समझाऊंगा। यहां पर पूछा है सिर्फ तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बद्रीदत्त पांडे, बद्रीदत्त जोशी, गोविंद बल्लभ पंत या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आपको जवाब देना है दोस्तों। और जो लोग जा रहे होंगे यानी कि ऑप्शन बी के साथ, बद्रीदत्त जोशी जी के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे होंगे। और ये जो तीसरा अधिवेशन है ये प्रसिद्ध इसलिए था क्योंकि ये दोस्तों गढ़वाल में हुआ था और कोटद्वार में हुआ था। यहां पर होने वाला ये पहला गढ़वाल में अधिवेशन भी था और इसमें गढ़वाली लोगों ने भी बहुत ज्यादा तादाद में हिस्सा भी लिया था और इसमें बहुत बड़े बड़े निर्णय इस दौरान लिए भी गए थे। इसीलिए इसको याद किया जाता है। और अगर आप लोगों को याद होगा तो दोस्तों ये 1919 में ये अधिवेशन हुआ था। अगर आप लोगों को याद होगा तो थोड़ा राष्ट्रीय स्तर पर भी जाना चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या घटनाएं घटित हो रही थी। भाई इस समय रोलेट एक्ट का विरोध चल रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा है, महात्मा गांधी जी जेल चले गए, उनके खिलाफ विद्रोह हो रहे, तो इन्हीं सब का असर आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो अपनी क्षेत्रगत समस्या थी यहाँ पर, भाई यहाँ पर भी कई समस्या हो सकती थी, जैसे कुली बेगार प्रथा चल रही उसकी समस्या थी उस दौरान, जैसे यहाँ पर जंगलात समस्या चल रही थी वो समस्या चल रही थी। तो वो सारी चीजें दोस्तों इस दौरान इस 1919 को बहुत बड़ी भूमिका के रूप में रही। यानी ये अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कुमाऊं परिषद के अधिवेशनों में। बाकी मैंने आपको पिछले उसमें पूरा समझाया है और ये दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किसने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन है कि कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन को गुरु शिष्य परंपरा या हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। कुमाऊं परिषद के जो अधिवेशन हुए हैं, है ना। अच्छा, मुझे डिटेल में बता दीजिएगा, मैं आज आपके लिए प्रश्न छोड़कर जा रहा हूं, रोज छोड़ता हूं और कुछ लोग बेचारे हैं भी जो मुझे पर्सनली भी भेज देते हैं डिटेल, उनका अपना ही इसमें याद हो जाता है और वहां पर भी लिखते हैं। तो आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं कि ये जो तीसरा अधिवेशन है गुरु शिष्य परंपरा और मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो ये अधिवेशन है इसमें आपको इतना बताना है कि कुमाऊं परिषद के कुल कितने अधिवेशन हुए हैं और उनके अध्यक्ष और कहां हुए। एक ऐसी लिस्ट आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आपका भी रिवाइज होगा। खुद से लिखिएगा, देखकर मत लिखिएगा, जितने आते हैं उतने लिखने का प्रयास कीजिएगा। इसका जवाब दीजिए दोस्तों। देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि गुरु शिष्य परंपरा के लिए याद किया जाता है और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। पहला अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन या फिर चौथा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीसरा अधिवेशन दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़िए अगले उसमें। अगला हमारे पास यहां पर आपको दिख रहा होगा नायक सुधार समिति। नायक सुधार समिति का गठन कब किया गया। ऑप्शन देखिए 1919, 1918, 1920, 1921। आपको बताना है कि जो नायक सुधार समिति है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। तो नायक सुधार समिति इसका गठन कब किया गया। जो लोग यहां पर जा रहे होंगे यानी कि ऑप्शन ए के साथ 1919 और नैनीताल में किया गया था दोस्तों, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। अच्छा, इसके साथ साथ यार वीडियो को आप लोग शेयर भी करते रहे। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं और आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। जितने आप लोग जुड़े हैं कम से कम इतने तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोगों का प्रोत्साहन ही हमें और एनर्जी देता है यार, है ना। अगर हमारे भी आप लोग जितना ज़्यादा हमसे जुड़ेंगे उतनी ज़्यादा हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। क्योंकि आपसे हमको एनर्जी मिलेगी और हम उसी तरीके से आपके लिए और ज़्यादा बेहतर तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाने का भी प्रयास करते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन हमारे पास 10वां क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ज्यादा इसमें बहस नहीं करेंगे कि चंद्र सिंह, जो बीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी है, इनका संबंध किस रेजिमेंट से है ना। आप लोगों को ये तो पता ही है कि कितनी बड़ी भूमिका निभाई थी इन्होंने, जो पेशावर कांड के लिए जाने जाते हैं। और वो जो पेशावर कांड था, उस पेशावर कांड में इन्होंने
क्योंकि इनके पास कमान थी तो इन्होंने अपने ही लोगों पर गोलियां चलाने से मना कर दिया था। ये बहुत बड़ी बात थी उस दौरान के लिए, है ना। महात्मा गांधी जी ने कहा था मुझे एक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और मिल जाता तो भाई आग लगा देता मैं, है? वैसे वो खुद 1 मैन आर्मी थे। तो इसका देखो राइट आंसर 2/11 गढ़वाल राइफल, 1/18 गढ़वाल राइफल, 3/18 गढ़वाल राइफल, 1/19 गढ़वाल राइफल। सिंपल सा है, 2/18 गढ़वाल राइफल जो जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास यानी कि कुमाऊं परिषद, फिर से कुमाऊं परिषद के किस अधिवेशन में जंगलात समस्या का प्रस्ताव रखा था? जंगलात समस्या का प्रस्ताव रखा था तो यहां पर ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसे थोड़ा सा ध्यान से दोस्तों अभी से रट लीजिए मेरे साथ। जो जंगलात की समस्या थी इस प्रस्ताव को तीसरे अधिवेशन में रखा गया था। हालांकि जो तीसरा अधिवेशन है दिसंबर 1919 में हो गया था, ठीक है। लेकिन इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यानी कि बद्रीदत्त जोशी जी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। जोशी जी याद रखिएगा, पांडे नहीं, बद्रीदत्त जोशी ने अध्यक्षता की थी। अब थोड़ा याद रखना इसमें, देखो एक तो मैं पहले बता चुका हूं हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है, इन प्रथाओं के लिए भी प्रसिद्ध रहा। लेकिन दूसरा दोस्तों ये जो जंगलात समस्या का प्रस्ताव था ये भी यहां पर याद रखिएगा प्रेम वल्लभ जो पांडे थे, प्रेम वल्लभ पांडे जी, इनके द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था। इसी दौरान कूली उतार का प्रस्ताव भी रखा गया था इसी अधिवेशन में। और कूली उतार ये भी याद रखिएगा, कूली उतार का प्रस्ताव ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जो जंगलात समस्या का प्रस्ताव ये भी प्रेम वल्लभ पंत जी के द्वारा इस समय रखा गया था। तो इस तरीके से आप इसको तीसरा अधिवेशन याद रखेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा भी है ना, जंगलात समस्या का प्रस्ताव प्रेम वल्लभ पांडे और कूली उतार प्रस्ताव मथुरा दत्त नेथानी के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखिए 12वां क्वेश्चन की धरासना में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था हमारा धरासना में, जिसे आप लोगों ने देखा होगा 1930 के दौरान शुरू हुआ था और दांडी मार्च किया था महात्मा गांधी जी ने। तो उसी दौरान की बात हो रही है कि उस दौरान धरना देने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति वहां पर कौन थे, है ना। उत्तराखंड से भी थे, ज्योतिराम कांडपाल थे, भैरव दत्त थे, गोविंद वल्लभ पंत थे या फिर बद्रीदत्त पांडे जी थे। इसमें से आपको अपना जवाब देना है। और जो लोग, क्योंकि ये भी सिंपल सा क्वेश्चन पहले पेपर में आ चुका है, जो जा रहे हैं ऑप्शन ए के साथ वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। आपको याद रखना है कि ज्योतिराम कांडपाल जी इसमें थे और इन्होंने इस समय इस दौरान दोस्तों धरना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पर्वतीय जन विकास समिति का गठन। ये भी कोई कठिन नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिनको थोड़ा सा आपको रटना पड़ता है, थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है। अगर आपको एक इतिहास का क्रम पता है, कब कब कौन सी घटनाएं चल रही है, तो बीच में आपको स्वतः ये घटना भी पता है। बाकी जिन लोगों को पता नहीं वो रट भी लीजिए, पर्वतीय जन विकास समिति, बस ये शब्द आपको रटना है। पर्वतीय और ये जो जन और विकास, ये इतना इंपॉर्टेंट है, पर्वतीय जन विकास समिति। ऑप्शन है 1949, 1948, 1950, 1952। इसका दोस्तों जो जा रहे हैं ऑप्शन सी के साथ 1950, वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो पर्वतीय जन विकास समिति यानी कि 1950 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास 14वां क्वेश्चन है और 14वां क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1955 में सर्वदलीय संघर्ष, देखो इतना इंपॉर्टेंट होता है सर्वदलीय संघर्ष, क्या पूछा है? संघर्ष पूछ रहा है। सर्वदलीय संघर्ष समिति का गठन किया गया 1955 में। सर्वदलीय संघर्ष समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन देखिए, गंगादत्त उप्रेती। भाई टेंशन नहीं लेनी है आपको, प्रेशर दिमाग पर बिल्कुल भी नहीं लेना है। कुछ लोग अभी इसी टेंशन में रह रहे हैं कि आगे एग्जाम होने वाले हैं, कहीं कहीं पर भी वीडियो देखो पूरा फोकस लगाया होगा ऐसे करके कि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है मस्ती के साथ। आप जितना फ्री माइंड इसे पढ़ेंगे उतना ही आपके दिमाग में जाएगा। जितना आप टेंशन के साथ पढ़ेंगे उतनी ये चीजें आप कुछ समय के लिए तो रट जाओगे, लेकिन बाद में आपको हौच-पौच हो जाएगी। इसलिए पूरा दिमाग अपना खाली करके रखिए, बिल्कुल एकदम एंजॉय की तरह बैठिए। भाई आप लोगों ने कभी ये सोचा है हम लोगों को पूरी फिल्में कैसे याद हो जाती है? हम लोग एक बार तो देख के आते हैं 2 घंटे में और एक एक सीन हम बताते हैं। अगर मैंने देखी है पिक्चर तो हम एक एक चीज बोले हाँ वो हंस के वहां से गया, वहां से गिरा। इसका कारण होता है क्योंकि हम लोगों ने पूरा दिमाग हर दूसरी जगह रखा होता है, बस वहां पर हम जो उसे एंजॉय कर रहे होते हैं। ऐसा ही थोड़ा यहाँ पर भी करके देखिए, इसे प्रेशर के तौर पर मत लीजिए, आप एक एंजॉय कीजिए। आप मुझे देखिए कि सर पढ़ा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन ला रहे हैं, बस ये देखो मैं बोल रहा हूँ कि सर्वदलीय संघर्ष समिति, तो आपको देखना चाहिए यार सर्वदलीय संघर्ष समिति। थोड़ा एक वैसा भी सोचना चाहिए कि अच्छा इस समय हम उत्तराखंड के वो पढ़ रहे हैं कि इस समय क्या हुआ होगा। तो फ्री माइंड होकर पढ़ा करो, वो ज्यादा बेटर पढ़ते हैं। तो ऑप्शन देखिए, गंगादत्त उप्रेती के द्वारा, गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा, पीसी जोशी के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका दोस्तों राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी, पीसी जोशी जी के द्वारा ये सर्वदलीय संघर्ष समिति का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन है और आखिरी प्रश्न हमारा ये आपके लिए है। और देख लीजिए कि उत्तराखंड युवा मोर्चा,
इसका गठन कब हुआ था? उत्तराखंड युवा मोर्चा का आपसे गठन पूछा है और ये कब हुआ था? ऑप्शन आप देख लीजिए, 1972 में, 1976 में, 1975 में, 1971 में। इनमें से आपको फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देना है और जो लोग जा रहे होंगे ऑप्शन बी के साथ यानी कि 1976 के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे होंगे। तो ये दोस्तों मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं आपको हमारे द्वारा ये जो किया जा रहा प्रयास है इसमें आनंद आता होगा। अब आपके बीच हिंदी के इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आ रहे हैं सुभाष सर। तो आप लोग अब जो है सबसे पहले तो मैं आपसे एक ही विनती करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। आपके लिए इतनी बार बोलना पड़ता है, फिर भी आपके हृदय में जो है इन बातों का कोई असर नहीं होता है। बाकी मैं आपसे विदा लेता हूं। अब आपके बीच आ रहे हैं सुभाष सर। आप हिंदी का आनंद लीजिए और फ्री माइंड होकर अपना आगे जारी रखिए। धन्यवाद। हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग और सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप तो घरों में नहीं होंगे, अब तो सब चीज़ खुल गया है। आप लोग ने बाहर जाना शुरू कर दिया होगा और ऑफलाइन भी क्लासेस शुरू हो गई हैं, आप सभी को पता होगा। लगभग 50% कैपेसिटी के साथ में अब इंस्टीट्यूट भी खुल गए हैं। तो आप लोग दोस्तों, आप जैसे भी आपको पढ़ाई करनी है, ऑनलाइन मोड में करनी है या ऑफलाइन जाके करनी है, वो तो आपको डिसाइड करना है। तो दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए अपनी सीरीज में जो हमारी चलती है 9 से 10 के बीच में महत्वपूर्ण उत्तराखंड और हिंदी के जो क्वेश्चन की सीरीज होती है दोस्तों, उसको आगे बढ़ाते हैं। लगभग ये 27वीं या 28वीं सीरीज होगी आज। इससे पहले यदि आप लोगों ने नहीं देखी है, आप लोग दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर इनको देख सकते हैं। तो 32 नंबर तक हम कल कर चुके थे। आज हम चलते हैं दोस्तों 33वें क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है, देखिए आप लोग सभी लोग कमेंट भी करें लगातार, इसका कमेंट आना जरूरी है ताकि इंगेजमेंट बढ़ सके। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अग्र स्वर नहीं है? कौन सा अग्र स्वर नहीं है? दोस्तों यदि हम स्वरों को जीव प्रयोग के आधार पर देखें, यदि हम इस आधार पर देखें कि स्वरों को जीव प्रयोग के आधार पर देखा जाए तो स्वर दोस्तों हमारे होते हैं 3 प्रकार के, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो आपको पूछा गया है दोस्तों अग्र स्वर कौन सा नहीं है। यदि अग्र स्वर की बात करें तो अग्र स्वर दोस्तों हमारे होते हैं 4। अब वो 4 कौन कौन से होते हैं? ई, दीर्घ ई, ए और इस ए के साथ में दोस्तों ऐ। तो ई, बड़ी ई, ए और ऐ, तो हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी दोस्तों हमारा बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 33वें का ऑप्शन डी हो जाएगा। ओ अग्र स्वर नहीं है, बल्कि ओ दोस्तों हमारा क्या है? पश्च स्वर है। तो 33वें का आंसर क्या है? हमारा ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन देखिए 34वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा विकल्प असुमेलित है। आपको दोस्तों बताना है कौन सा विकल्प असुमेलित है। देखिए आपको दिख रहा होगा य और वो अर्धस्वर, र लुंठित, लौ पार्श्विक और डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो आप इसमें से असुमेलित विकल्प का चयन करें कि जो मेल आपका नहीं खा रहा है। देखिए य और वो अर्धस्वर है, बिल्कुल सही है। देखिए र लुंठित है, र को लुंठित कहा जाता है, बिल्कुल सही है। लौ दोस्तों हमारा पार्श्विक वर्ण है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी देखिए इनमें से कोई नहीं, तो हमारा कोई भी असुमेलित नहीं है, यानी सभी के सभी सुमेलित हैं। देखिए ये य और वो अर्धस्वर है, लौ पार्श्विक है और र लुंठित है, तो हमारा ऑप्शन डी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा 34वें का। अगला देखिए अगला क्वेश्चन 35वां क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ओ धन ई बराबर क्या होगा? देखिए दोस्तों आपको संधि बिल्कुल सही तरीके से तैयार करनी है। यदि संधि आपने सही तरीके से तैयार कर ली तो आपके दोस्तों 2 क्वेश्चन लगभग सही होने की संभावना बन जाती है किसी भी तरह से। वो चाहे किसी भी तरह से आए, वो वर्तनीय शुद्धि में आ जाए, क्योंकि विसर्ग संधि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन दोस्तों उसके जो हमारे उदाहरण है वो आपको वर्तनीय शुद्धि से संबंधित चीजों में पूछे जा सकते हैं। तो यहां देखिए ओ धन ई बराबर क्या होगा? देखिए आगे ओ है, तो ओ देखिए दोस्तों ओ के बाद असमान स्वर आपने पढ़ा होगा। देखिए ओ के बाद असमान स्वर, आप बताइए कौन सी इसमें वो है? ओ के बाद असमान स्वर कौन सी संधि होगी? आगे ओ हो और बाद में दोस्तों देखिए असमान स्वर है, तो ओ के बाद असमान स्वर आने पर दोस्तों हमारा क्या बनता है? हमारा बनता है अव। आपने सुना होगा ए के बाद असमान स्वर ऐ, ऐ के बाद असमान स्वर आए,
ओ के बाद असमान स्वर औ और औ के बाद असमान स्वर दोस्तों बनता है आव। अब देखिए क्या बना, हमारा औ बन गया है। अब मात्रा पीछे वाले की लगती है हमेशा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, अवि हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन बी दोस्तों हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा 35वें का। अगला देखिए 36वां क्वेश्चन देखिए, नवागंतुक का संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों आपको बताना है कि जो हमारा नवागंतुक है, नवागंतुक का संधि विच्छेद आपको दोस्तों बताना है कि इसको हम किस प्रकार से तोड़ेंगे। 36वां क्वेश्चन देखिए, इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। नवागंतुक का संधि विच्छेद क्या होगा, देखिए नवधन आगंतुक, नवधन आगंतुक, नवागंतुक या इनमें से दोस्तों कोई नहीं। तो हमारा इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नवधन आगंतुक बराबर दोस्तों हो जाएगा नवागंतुक, और इसमें संधि हो जाएगी दोस्तों हमारी दीर्घ संधि। बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलते हैं अगले 37वें क्वेश्चन में। निम्नलिखित में देखिए, आप लोग कमेंट करें इसका सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में संधि नियमों के अनुसार शुद्ध शब्द कौन सा है। दोस्तों आपको बताना है, यदि आप विसर्ग संधि, ये सारे के सारे विसर्ग संधि के एग्जाम्पल हैं, यदि आप संधि के नियम लगाते हैं विसर्ग संधि के, तो उसके अनुसार कौन सा शुद्ध शब्द है या कौन सी शुद्ध वर्तनी है। देखिए पहला देखिए, इस प्रकार से लिखा हुआ है, निष्प्रयोजन, दुष्परिणाम, निस्संग या निश्चेष्टा। तो दोस्तों हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए देखिए निष्प्रयोजन दोस्तों गलत है। निष्प्रयोजन किस प्रकार से लिखा जाएगा, इसमें मूर्धा वाला स्व आएगा। निष्प्रयोजन इस प्रकार से लिखा जाएगा दोस्तों, इसकी जगह हमारा आ जाएगा मूर्धा वाला। दुष्परिणाम भी गलत लिखा हुआ है, यहां भी दोस्तों हमारा क्या होगा, आधा मूर्धा वाला स्व होगा। निस्संग में देखिए दोस्तों, निस्संग किस प्रकार से लिखा जाएगा, यहां पर आधा दंत्य वाला स्व होगा, तो हमारा हो जाएगा निस्संग। और निश्चेष्टा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही है, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी। हाँ जी, थोड़ा गड़बड़ी हो गई थी, तकनीकी प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ रुक गया था वीडियो। अगला देखिए आप 37वां क्वेश्चन दोस्तों क्या है, निम्नलिखित में संधि नियमों के अनुसार सही है, तो हमारा दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका इसी प्रकार से लिखा जाएगा दोस्तों हमारा निश्चेष्टा। अगला देखिए 38वां क्वेश्चन, धर्मैक्य में कौन सी संधि है। दोस्तों आप लोग लगातार कमेंट करते रहें, अपना मूल्यांकन करते रहें कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए धर्मैक्य में कौन सी संधि होगी। अब यहां पर देखिए दोस्तों, आपको यदि पहचानना हो तो ऐ की मात्राएं, तो दोस्तों ऐ की मात्रा आपको कहां पर दिखाई देती है, मुख्यतः वृद्धि संधि के अंदर दिखाई देती है ऐ की मात्रा। तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन बी ही होगा। इसके अंदर दोस्तों वृद्धि संधि है। यदि आप इसका विच्छेद करना चाहें तो दोस्तों इस प्रकार से बनेगा, धर्म धन ऐक्य। धर्म धन ऐक्य बराबर दोस्तों हमारा बन जाएगा धर्मैक्य। ऐ की मात्रा लग जाएगी, देखिए यहां अंत में ओ है, ओ के बाद ऐ बराबर दोस्तों ऐ होगा, तो हमारा हो जाएगा धर्मैक्य। बिल्कुल सही उत्तर है। और ऑप्शन बी दोस्तों इसमें यण हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए आपको बताना है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपने पढ़े होंगे, कौन सा शब्द हिंदी वर्णमाला में सबसे अंत में आएगा, सबसे अंत में आएगा। दोस्तों यदि आपने पढ़ा होगा, जो अनुस्वार होते हैं किसी भी अक्षर वर्ण के, वो सबसे पहले आते हैं। यहां देखिए ये सारे के सारे दोस्तों हमारे शब्द शुरू हो रहे हैं पौ से, तो पौ का दोस्तों जो अनुस्वार है यहां पर देखिए पंचम, ये सबसे पहले आएगा। लेकिन हमको पहला नहीं पूछा गया है, हमको पूछा गया सबसे अंत में कौन सा आएगा। अब अंत में जानने के लिए दोस्तों इसमें बहुत बड़ी चीजें हैं, बाद में कभी हम बात करेंगे। लेकिन यहां देखिए सबसे पहले ये बने कैसे हैं। ये प्रो दोस्तों बना है, प्रो कैसे बना है, आधा पौ धन रो धन ए, देखिए ये इस प्रकार से बना है। अब यहां देखिए ये कैसे बना है, प्रो आधा पौ धन आधा रो धन, इसमें ओ की मात्रा है। अब यहां देखिए इस प्रकार से बना है। और यहां देखिए प्या कैसे बना है, यह है दोस्तों हमारा आधा पौ धन यो धन आ की मात्रा। अब देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा, वर्णमाला के हिसाब से लगाइए। देखिए सारे पौ से संबंधित हैं, तो वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है, यो रो लो वो। तो यो देखिए पौ धन यो है, तो यो पहले आता है, तो ये दोस्तों हमारा बिल्कुल हो जाएगा। यहां रो पीछे आता है, तो पहले आ जाएगा यो वाला। देखिए पौ धन यो धन आ, फिर यो वाले तो कोई है नहीं। इसके बाद यो के बाद दोस्तों वर्णमाला में क्या आता है, यो रो। अब आएगी रो वाले की बारी। देखिए और लेकिन पौ आधे पौ के साथ में दोनों जगह पे दोस्तों हमारा रो वर्ण है, तो हमको देखना पड़ेगा दोस्तों फिर
कि रॉ के ऊपर दोस्तों मात्रा कौन सी है। देखिए यहाँ रॉ के ऊपर ए की मात्रा है और यहाँ ओ की मात्रा है, तो ए पहले आता है या ओ आता है दोस्तों, ये तो दोनों कॉमन है, तो फिर हमें जाना पड़ेगा दोस्तों मात्राओं के ऊपर। तो पहले ए आता है या ओ आता है दोस्तों, पहले क्या आता है, ए आता है, ये हमारा आ जाएगा तीसरे नंबर पे, और लास्ट में आ जाएगा दोस्तों हमारा प्रोत। ये प आधा रॉ धन ओ बराबर दोस्तों हमारा हो जाएगा प्रोत। ऑप्शन सी हमारा दोस्तों इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले पर पंचम, फिर आएगा दोस्तों यो वाली प के साथ में यो प्यासा, फिर आएगा दोस्तों हमारा प्रेम, और लास्ट में आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कौन सा, प्रोत। अगला देखिए वधविष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये भी बताइए आप लोग क्या होगा, इसका सही आंसर बताएं, कमेंट करें आप लोग। वधविष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, इसी प्रकार से लिखे हुए हैं 4 विकल्प, आप लोग कमेंट करें इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए आप लोग कमेंट करें क्या होगा। देखिए वधु धनिष्ठ सभी इस प्रकार से लिखे हुए हैं, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा वधु धनिष्ठ। देखिए यदि दोस्तों आप इनका संधि विच्छेद करेंगे, संधि करेंगे, तो इसकी और दोस्तों इसकी संधि एक ही आएगी, लेकिन दोस्तों वधु को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वधु इस प्रकार से हो जाएगा, धन इष्ट हो जाएगा, तो दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, वधु धन इष्ट। ऑप्शन डी हमारा दोस्तों बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जिनका भी डी आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है दोस्तों। और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, संधि हो जाएगी दोस्तों इसके अंदर यण संधि। अगला देखिए दासी धन अपराध बराबर दोस्तों क्या होगा, देखिए अब इसका कमेंट करें आप लोग। देखिए दासी धन अपराध बराबर क्या होना चाहिए, दासापराध, दास्यपराध, दस्यपराध, दास्यपराध, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों संधि कौन सी होगी, यहां पर देखिए अंतिम वर्ण क्या है, स्वर वर्ण बड़ी ई है, बड़ी ई धन ओ, यहां देखिए बड़ी ई और यहां पर ओ है, तो बड़ी ई धन ओ बराबर दोस्तों हमारा क्या होता है, यो होता है। तो संधि कौन सी है, यण संधि है। बड़ी ई के बाद असमान स्वर बराबर दोस्तों यो, यण संधि के हिसाब से। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो आधा सौ रहेगा, बड़ी ई और ओ मिलकर दोस्तों हमारा बन जाएगा यो, तो हमारा ऑप्शन सी कौन सा हो जाएगा, देख ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा सही, दास्यपराध। तो दोस्तों सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी है दास्यपराध। तो जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है दोस्तों बिल्कुल सही है, और संधि हो जाएगी दोस्तों इसके अंदर यण संधि। अगला देखिए 42वां क्वेश्चन, प्रभु धन ऐष्णा बराबर क्या होगा। देखिए प्रभु धन ऐष्णा बराबर क्या होगा, यदि हम संधि की बात करें तो दोस्तों यहां पर क्या है, देखिए इसका अंतिम वर्ण क्या है, छोटा ऊ है, धन यहां क्या है, ए है, तो छोटे ऊ के बाद ए, यानी छोटे ऊ के बाद असमान स्वर बराबर दोस्तों क्या बनता है, छोटे ऊ के बाद देखिए असमान स्वर है, तो यण संधि के नियमों के हिसाब से दोस्तों बनता है वो, लेकिन मात्रा पीछे वाले की आती है तो दोस्तों बन जाएगा वे। तो देखिए कौन सा सही होगा, आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, सही उत्तर कमेंट करें आप जल्दी, क्या होगा इसका देखिए बताइए। इसका सही आंसर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, फिर वे बन गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्रभु वैष्णा। ऑप्शन सी दोस्तों बिल्कुल सही है, जिनका भी सी है बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। 43वां देखिए ऊ धन ए बराबर क्या होगा, ऊ धन ए, ऊ धन ए बराबर दोस्तों यहां पर देखिए विकल्प यहां पर आपको दिए गए हैं, ऊ धन ए बराबर आपको बताना है दोस्तों क्या होगा। मैं यहां पर लिख देता हूं ऊ धन ए बराबर, देखिए ऊ धन ए बराबर क्या होगा, बताइए क्या होगा। ऊ के बाद असमान स्वर, देखिए ऊ के बाद असमान स्वर कौन सा नियम है, ऊ के बाद असमान स्वर बराबर दोस्तों क्या बनता है, वो बनता है, लेकिन मात्रा पीछे वाले की आती है, तो ए है, ए की मात्रा आएगी तो दोस्तों ये बन जाएगा वे। और इसमें संधि कौन सी है, संधि दोस्तों है हमारी यण संधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर है। अगला देखिए 44वां क्वेश्चन, पितृधन अनुमति बराबर क्या होगा। देखिए दोस्तों आप लोग कमेंट करें इसका सही आंसर क्या होगा, पितृधन अनुमति बराबर क्या होगा। सबसे पहले तो आपको दोस्तों संधि पहचाननी है। देखिए पितृधन अनुमति, अंतिम वर्ण क्या है, री है, और धन इसका पहला वर्ण क्या है, ओ है, तो री धन ओ, री पहले है, री के बाद दोस्तों असमान स्वर बराबर दोस्तों क्या बनेगा हमारा, रॉ बनता है, मात्रा पीछे वाली की आ जाएगी तो दोस्तों हमारा बन जाएगा रॉ। यदि ये उल्टा हो, यदि ओ धन री बराबर आपको पूछ लिया जाए तो ओ धन री बराबर दोस्तों हमारा बनेगा अर, और ये संधि बिल्कुल चेंज हो जाएगी। संधि कौन सी है, गुण संधि है, और ये दोस्तों हमारी है यण संधि, इसमें री पहले होता है। तो पितृधन अनुमति देखिए, पितृ यहां से री निकल जाएगा, यहां से ओ निकलेगा, री धन ओ बराबर रॉ हो जाएगा, रॉ आधे तो में जुड़ेगा तो दोस्तों यहां पर बन जाएगा त्रो। तो हमारा सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा पितृनुमति। जिनका भी दोस्तों ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है।
अगला देखिए 45वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अवृत्तमुखी स्वर है? आप लोग बताएं दोस्तों कौन सा होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अवृत्तमुखी स्वर है? अवृत्तमुखी स्वर कौन सा है? आप लोग कमेंट करें, इसका सही आंसर क्या होगा? अवृत्तमुखी। यदि दोस्तों होठों के आधार पर स्वरों को देखा जाए तो होठों के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। जिनके उच्चारण में मुख द्वार वृत्ताकार हो जाए तो दोस्तों उनको वृत्तमुखी, और जिनके उच्चारण में मुख जो हमारे होठ हैं वृत्ताकार न हो दोस्तों उनको कहा जाता है अवृत्तमुखी। यहां देखिए उवृत्तमुखी है, बोलते हुए वृत्ताकार होते हैं, अवृत्तमुखी है, अवृत्तमुखी है, तो अ दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? अवृत्तमुखी हो जाएगा। अ के उच्चारण के समय दोस्तों हमारे होठ क्या होते हैं? वृत्ताकार नहीं होते। तो ए हमारा दोस्तों ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए 46वां क्वेश्चन, औ धन ई बराबर दोस्तों क्या होगा? यह भी आपका संधि से संबंधित है। देखिए बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। आपको इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं कि औ धन ई बराबर क्या होगा। देखिए औ के बाद क्या है? असमान स्वर है। औ के बाद असमान स्वर, तो सबसे पहले दोस्तों आपके दिमाग में आना चाहिए कि संधि कौन सी है। इसके अंदर संधि कौन सी हो जाएगी दोस्तों? हमारी अयादि संधि हो जाएगी। अयादि संधि में आपने पढ़ा होगा ए ऐ ओ औ के बाद असमान स्वर आने पर अय आय अब आव हो जाता है। तो औ के बाद असमान स्वर आने पर दोस्तों क्या बनता है? आव बनता है। मात्रा पीछे वाले की जुड़ जाती है तो छोटी की मात्रा है वो यहाँ पे जुड़ जाएगी, तो दोस्तों हमारा बन जाएगा आवी। ऑप्शन बी दोस्तों इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिनका भी बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला देखिए 47वां क्वेश्चन, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है क्या कहलाते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है दोस्तों क्या कहलाते हैं? मुख द्वार खुलने के आधार पर दोस्तों स्वरों के चार प्रकार हैं, आप सभी ने पढ़े होंगे। समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। अब दोस्तों आपको पूछा गया है कि जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद हो उसे क्या कहा जाएगा? विवृत का मतलब दोस्तों क्या होता है? ओपन होता है, यानी जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग पूरा खुला हो विवृत स्वर कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में मुख द्वार दोस्तों लगभग बंद हो उनको कहा जाता है समृद्ध स्वर या क्लोज्ड। तो ऑप्शन बी दोस्तों जिनका आ रहा है उनका बिल्कुल सही है। जिनमें लगभग पूरा खुला हो विवृत और जिनमें लगभग पूरा बंद हो दोस्तों उन्हें कहा जाता है ऑप्शन बी हमारा समृद्ध यानी क्लोज्ड समृद्ध स्वर। तो इसका आंसर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा समृद्ध स्वर। 48वां क्वेश्चन देखिए, हरियाणवी को गियर्सन ने क्या कहा था? मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, बोलियां भी आपके सिलेबस में है तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए हरियाणवी को गियर्सन ने क्या कहा था? खादरू, कौरवी, खड़ी बोली या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करें दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि हरियाणवी बोली के लिए डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने किस शब्द का प्रयोग किया था? खादरू का, कौरवी का, खड़ी बोली का या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गियर्सन ने दोस्तों हरियाणवी के लिए बांगरू शब्द का इस्तेमाल किया था। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? बांगरू है। बाकी दोस्तों आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज में इतना ही है। बाकी आपको दोबारा फिर मिलेंगे कल इसी समय में 9 से 10 बजे के बीच में। तो तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद और जय उत्तराखंड। बाकी दोस्तों अपनी तैयारी को लगातार धार दीजिए। कल बंदी रक्षक की पोस्ट भी आ चुकी है, लगातार पोस्ट आ रही हैं। केवल दोस्तों आप डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर कि आप किस प्रकार से मेहनत करते हैं। यदि आपने दोस्तों इस टाइम में मेहनत कर ली तो दोस्तों आपका 2021 और 2022 जो भी होने वाला है दोस्तों वो बिल्कुल शुभ होगा। तो आप लोग तैयारियों में जुटे रहिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए और दोस्तों हमसे जुड़े रहिए। तो बाकी आपको मिलेंगे कल इसी टाइम में 9 से 10 बजे के बीच में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।